विजय के खिलाफ मोदी सरकार की बड़ी साजिश। तमिलनाडु के लोगों ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। राज्य गीत के अपमान का केंद्र पर लगाया आरोप। कार्यक्रम के आखिर में बजाया गया राज्य का गीत। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय का शपथ ग्रहण अब विवादों में घिरता दिखाई दे रहा है। ये भी कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के आदेश पर विजय के शपथ ग्रहण पर विवाद का ग्रहण लगा दिया गया है। तमिलनाडु के अंदर इसे लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है और यही नहीं, लोगों ने तो पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। सवाल किया है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के नेता कब तक तमिलनाडु की संस्कृति का अपमान करते रहेंगे। इसी के चलते तमिलनाडु में बीजेपी कमजोर बनी हुई है और यही कारण रहा है कि इस बार जिस दल ने भी तमिलनाडु में सरकार बनाने की कोशिश की, उसका एक ही बयान होता था कि हम बीजेपी को छोड़कर किसी का भी समर्थन ले लेंगे, बस बीजेपी से दूरी बनाए रखेंगे। ऐसे में विजय के शपथ ग्रहण में भी केंद्र के इशारे पर किए गए खेल ने नए विवाद को जन्म दे दिया और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 10 मई को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में सी जोसेफ विजय ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली, लेकिन अब ये पूरा का पूरा आयोजन विवाद में फंस गया है और ये विवाद हो रहा है तमिलनाडु के राज्यगान को लेकर, जिसे सबसे आखिरी में बजाया गया। दरअसल तमिलनाडु में परंपरा रही है कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम में तमिलनाडु का जो पारंपरिक राज्य आह्वान गीत है तमिल थाई वाइतु को सबसे पहले गाया जाता है। सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत इसी गीत से होती है और समापन राष्ट्रगान से किया जाता है, लेकिन विजय के शपथ ग्रहण में सब कुछ बदल दिया गया या कहें पलट दिया गया। दरअसल तमिल थाई वाइतु तमिलनाडु की सांस्कृतिक पहचान का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यह गीत एक सदी से ज्यादा समय से तमिल समाज की परंपरा और गौरव से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से तमिलनाडु का राज्य गीत भी मान्यता दे रहा है और इसी वजह से तमिलनाडु में होने वाले लगभग हर सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत इसी गीत से की जाती रही है और इसके बाद कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान बजाने की परंपरा रही है। लेकिन विजय के शपथ ग्रहण समारोह में यह परंपरा टूटती दिखाई दी और यह बदलाव अचानक किया गया था। टीवी के चीफ को भी इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। उनके शपथ ग्रहण में सबसे पहले वंदे मातरम बजाया गया और पूरा राष्ट्रगीत बजाया गया। इसके पीछे केंद्र सरकार के एक आदेश का हवाला भी दिया गया है। हाल ही में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्र ने इसे लेकर साफ साफ निर्देश जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि जहां राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान साथ बजेंगे वहां राष्ट्रगीत के सभी 6 पदों को पहले गाया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रगान बजाया जाएगा। और विजय के शपथ में भी ऐसा ही देखने को मिला। पहले राष्ट्रगीत बजाया गया, उसके बाद राष्ट्रगान, जन गण मन और अंत में तमिलनाडु का पारंपरिक राज्य आह्वान गीत तमिल थाई वाइतु प्रस्तुत किया गया। यानी पूरा क्रम ही बदल दिया। ऐसे में इस क्रम में बदलाव ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। विपक्षी दलों के साथ साथ विजय की पार्टी तमिलिगा बेत्री कड़गम के सहयोगियों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कौन था जो विजय को मुश्किल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब आप ये भी देखिए, एक तरफ विजय के शपथ ग्रहण में राष्ट्रगीत बजाया गया और पूरा बजाया गया जैसा कि केंद्र सरकार का निर्देश था, लेकिन विजय के शपथ से ठीक एक दिन पहले जब पश्चिम बंगाल के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक सरकार का शपथ ग्रहण था, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली थी। बंगाल में भी पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में भी सीएम के शपथ में राष्ट्रगीत नहीं बजाया गया, जबकि राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंगाल के रहने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा था और इससे पहली बार 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। बंगाल में बीजेपी की सरकार ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जन्मदिन यानी 9 मई को ही शपथ ली, लेकिन फिर भी इस शपथ कार्यक्रम में वंदे मातरम नहीं बजाया गया। लेकिन तमिलनाडु में सरकार ने सभी परंपराओं को ताक पर रख दिया। विपक्ष और तमाम लोग अब ये सवाल भी कर रहे हैं कि बीजेपी शासित नई सरकार के समारोह में राष्ट्रगीत क्यों नहीं बजा, जबकि केंद्र से विशेष महत्व दे रहा है, और तमिलनाडु में वहां की परंपरा को खत्म करने की साजिश आखिर क्यों की जा रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के तमिलनाडु राज्य सचिव एम वीर पांडियन ने इस बदलाव पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि तमिल थाई वाइतु को तीसरे स्थान पर रखना राज्य की स्थापित परंपरा और तमिल गौरव के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम को प्राथमिक स्थान देना और तमिल आह्वान गीत को तीसरे स्थान पर रखना स्थापित परंपरा का उल्लंघन है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार से सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करने की मांग की कि आखिर इस बदलाव के लिए जिम्मेदार कौन था। दूसरी तरफ विवाद बढ़ने के बाद सत्तारूढ़ तमिलिगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके ने भी खुद को इस फैसले से अलग कर लिया। नवनियुक्त मंत्री
आधारव अर्जुना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि तमिल थाई बाइथू को तीसरे स्थान पर रखे जाने से हमारी सरकार सहमत नहीं है। तमिल आह्वान गीत तमिल गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, इसलिए सरकारी कार्यक्रमों में इसे पहला स्थान मिलना चाहिए। तमिलनाडु में आयोजित सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत हमेशा तमिल आह्वान गीत से होती है और अंत राष्ट्रगान से किया जाता है। यही सही और पारंपरिक व्यवस्था है। मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली सरकार इस नई व्यवस्था से सहमत नहीं है। तमिलनाडु में तमिल आह्वान गीत को तीसरे स्थान पर रखना उचित नहीं है। हमारी सरकार के इस मुद्दे पर कोई अलग राय नहीं है। हम ये भरोसा दिलाते हैं कि भविष्य में सरकारी कार्यक्रमों में पुरानी परंपरा को ही लागू रखा जाएगा। इसके साथ ही टीवीके ने यह भी दावा किया कि समारोह के बाद इस मुद्दे को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के सामने उठाया भी गया था और उनसे यह सवाल किया गया था कि आखिर अचानक आखिरी समय पर इस तरह का बदलाव क्यों किया गया। अर्जुना का कहना है कि इस सवाल के जवाब में राजभवन की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार के एक नए सर्कुलर के कारण ऐसा करना जरूरी था, लेकिन अब तमिलनाडु सरकार ने फैसला किया है कि भविष्य में तमिलनाडु सरकार पुराने प्रोटोकॉल का ही पालन करेगी। ये बात तो आप जानते हैं कि 10 मई को मुख्यमंत्री के रूप में विजय का पहला दिन था और उसी दिन उनकी सरकार एक सांस्कृतिक और राजनीतिक विवाद में घिर गई, क्योंकि तमिल पहचान और भाषा से जुड़े मुद्दे तमिलनाडु की राजनीति में बेहद संवेदनशील रहे हैं। ऐसे में तमिल थाई बाइथू को लेकर उठा विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। फिलहाल टीवीके ने साफ कर दिया है कि भविष्य में राज्य के सरकारी कार्यक्रमों में पारंपरिक क्रम ही अपनाया जाएगा, यानी शुरुआत तमिल थाई बाइथू से होगी और समापन राष्ट्रगान से। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। शपथ ग्रहण पर जो चूक हुई उसके पीछे भी टीवीके की सरकार का कोई हाथ नहीं था, बल्कि ये सब केंद्र के इशारे पर हुआ था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या टीवीके के खिलाफ केंद्र के इशारे पर कोई साजिश हो रही है। अब अगर राष्ट्रगीत बजना ही था तो फिर ये सिर्फ तमिलनाडु के लिए ही जरूरी क्यों था? इसे पश्चिम बंगाल, जहां बीजेपी की सरकार बनी है, वहां क्यों नहीं बजाया गया? और तमिलनाडु में अगर इसे बजाया गया, जिसका किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन जो राज्य की परंपरा थी उसे क्यों भुलाने की कोशिश की गई? फिलहाल ये विवाद अभी शांत पड़ता नहीं दिख रहा है और इसका नुकसान बीजेपी को ही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि टीवीके ने साफ कह दिया है कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे केंद्र और राजभवन की जिम्मेदारी है। वहीं राजभवन भी ये मान रहा है कि जो कुछ हुआ वो केंद्र के सर्कुलर के चलते हुआ, यानी जो हुआ है केंद्र के आदेश पर हुआ है। ऐसे में आने वाले समय में तमिलनाडु में बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।